गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट के डायमेंशनल एनालिसिस लेक्चर के अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग आज पिछले दिनों हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे पता करेंगे। और आज हम लोग ये देखने चल रहे हैं कि ये जो डायमेंशन हम लोग निकाल रहे हैं, इस डायमेंशन का यूज क्या है। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। विमाओं के उपयोग। इसके पहले फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज के डिस्कशन में जो भी डाउट होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ताकि अगले डिस्कशन में आपके उस डाउट को क्लियर किया जा सके। हम आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन के यूजेज का डिस्कशन करते हैं। हमारा सबसे पहला जो यूज होगा डायमेंशन का, बड़ा ही आसान यूज है, आसान यूज है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला यूज है टू फाइंड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट पता कर सकते हैं अगर उसका डायमेंशन हमें पता हो तो। इस बात को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने आपके सामने लिखा कि पिछले दिनों हम लोगों ने निकाला भी था डायमेंशन ऑफ स्पीड। अगर स्पीड का डायमेंशन हम लिखते हैं तो L T⁻⁻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 ⁻
लेंथ और टी मीन्स टाइम। जैसे ही एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम हम लोगों ने समझ लिया, तो हम लोग आसानी से किसी भी सिस्टम में, आइए हम लिख रहे हैं सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड। तो लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, टाइम का सीजीएस यूनिट होता है सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमसे कहा जाए एफपीएस यूनिट ऑफ स्पीड, तो लेंथ का सीजीएस सिस्टम यूनिट होता है फीट और टाइम का सेकंड, तो फीट पर सेकंड। अगर हम लोग एसआई यूनिट ऑफ स्पीड लिखते हैं, तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इस एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं अगर उसका डायमेंशन हमें पता हो तो। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा यूज इसका है टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी को हम चेक कर सकते हैं। किसी फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग मतलब ये बताएंगे कि वो फॉर्मूला करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट जो यूज करते हैं वो कंसेप्ट है हमारा डायमेंशनल होमोजेनिटी का। डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग विमीय समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत बड़ा आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है कि कोई भी फॉर्मूला आप लेंगे, उस फॉर्मूले में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। जितने भी टर्म्स होंगे किसी भी फॉर्मूला में, चाहे वो फिजिकल फॉर्मूला चाहे मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, किसी भी फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स लेंगे वे सारे टर्म्स सेम डायमेंशन के होते हैं। सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है। हमने लिखा कि ऑल टर्म्स इन अ फॉर्मूला आर यूनिडायमेंशनल। किसी भी फॉर्मूला के सारे टर्म्स यूनिडायमेंशनल होते हैं, समान डायमेंशन वाले होते हैं, सिमिलर डायमेंशन सबका होता है। और इसी ही डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट यूज करके हम लोग फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। आइए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ अ फार्मूला। किसी फार्मूले की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम एक बहुत आसान सा इक्वेशन ले रहे हैं जो आपके सामने से कई बार गुजरा होगा क्लास 9 से लेकर के अभी तक। हम लिखते हैं एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू यूटी प्लस
हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और अब हम इसको चेक करने चल रहे हैं कि यह गलत है कि सही है। आ जाइए, इसमें 3 टर्म्स है, एक LHS में और RHS में 2 टर्म है। बाबू वैसे वेरिएबल्स जिनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है वो एक साथ काउंट किए जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब कि ये एक ही टर्म हुआ, ये भी एक ही टर्म हुआ और ये एक टर्म, 3 टर्म हो गया। अब डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट कहता है कि अगर यह फार्मूला है और इसमें 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। आ जाइए, सबका मतलब वैसे तो आपको पता है, लेकिन हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं। S का मतलब डिस्टेंस, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब टाइम और A का मतलब एक्सेलरेशन। डिस्टेंस के लिए डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे L, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन L T टू द पावर -1, टाइम के लिए डायमेंशन T और एक्सेलरेशन के लिए L T टू द पावर -2। अब आइए, इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के डायमेंशन हम निकालने चलते हैं। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म मिला S इज द डिस्टेंस और उसका डायमेंशन होगा L। दूसरा टर्म हमें मिला UT, U इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन L T टू द पावर -1 और फिर T टाइम है तो इसका डायमेंशन T टू द पावर -1 और T कैंसिल होकर फिर बचेगा L। फिर तीसरा टर्म है हाफ AT स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालने चलते हैं। तो 1/2 इज अ नंबर एंड नंबर्स आर डायमेंशनलेस। नंबर जो है वो डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन L T टू द पावर -2 और T स्क्वायर, T मतलब टाइम तो T स्क्वायर, फिर T टू द पावर -2 T टू द पावर +2 कैंसिल होकर फिर बचता है L। आप देख पा रहे होंगे तीनों टर्म्स का डायमेंशन सिमिलर आया, L आया। हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। ओके, इन तीनों के डायमेंशन सेम है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज करेक्ट बट डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली। अब यहाँ पे एक छोटी सी समस्या हम लोगों के साथ कभी कभी आती है, वो समस्या को मैं आपको फोकस करना चाहता हूं। आप देख पा रहे होंगे इस डिस्कशन में हमने कहा कि इस 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो सपोज कीजिए बाबू यहाँ नंबर 1/2 नहीं होकर 5/2 होता तो भी हम कुछ डायमेंशन नहीं लिखते। अगर 1/7 होता तो भी हम कुछ डायमेंशन नहीं लिखते। मतलब ये जो कांस्टेंट है, ये जो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए अगर इस फॉर्मूले को 1/2 AT स्क्वायर को हम लिख दिए होते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस 7/3 AT स्क्वायर, तो ये भी हमारा डायमेंशनल मेथड से सही आता। इसको हम लोग एक तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन भी कर सकते हैं कि डायमेंशनल मेथड किसी भी नंबर और किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई इंटरप्रेशन नहीं करता है। और एक बात आप देख पा रहे होंगे, हमने इसमें केवल इन तीनों टर्म्स को डिस्कस किया है, S UT और हाफ AT स्क्वायर को। बीच में यहाँ पे साइन प्लस है कि माइनस है, इसका कहीं डिस्कशन नहीं किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर ये फार्मूला में माइनस भी लेकर के हम चेक करेंगे तो भी सही आएगा, जबकि आप जानते हैं कि माइनस लेकर के माइनस लिखने पर यह फार्मूला गलत हो जाएगा। एक दूसरा लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस का यह भी हो सकता है कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में साइंस का इंटरप्रेशन नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस 2 यूजेज के साथ साथ हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के 2 लिमिटेशंस को भी नोट किया। डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस नंबर 1 कि हम किसी भी फिजिकल कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लिमिटेशन नंबर 2 कि हम लोग किसी भी साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को डिनोट नहीं कर पाते हैं। चलिए, अब हमारे सामने तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका, वो ये है टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम one system to another system।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कन्वर्जन करते भी है छोटे छोटे लेवल का, जैसे हम लोग लिखते थे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये भी एक तरह का कन्वर्जन हुआ। तो ठीक अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट होने पे हम उसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, इस बात को देखा जाए। हमने अगर हम बात करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चलते हैं हम लोग, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें आती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 5 मीटर्स, हियर 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट। तो दो चीजें डेफिनेटली होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। मतलब हमने लिखा कि अ क्वांटिटी Q can be represented Q is equal to as Q is equal to N into U, where N means numerical value, U means unit। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो सिस्टम की, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जब दो सिस्टम हो गए तो एक सिस्टम में यह N1U1 हो जाएगा, तो दूसरे सिस्टम में यह N2U2 हो जाएगा। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो बराबर होगा। हम कहते हैं बाबू, इन केस ऑफ टू सिस्टम, दो सिस्टम के होने के कंडीशन में N1Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। फर्स्ट सिस्टम में Q बराबर N1U1, तो सेकंड सिस्टम में Q बराबर N2U2, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब यहां से सपोज कीजिए कि N2 आपको निकालना हो, तो आप लिख सकते हैं N1 डिवाइडेड बाई U1 बाई U2। अभी थोड़ी देर फर्स्ट यूज हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का देखा था कि यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। इन यूनिट्स को हम लोग डायमेंशन के हेल्प से बना सकते हैं। तो डायमेंशन के हेल्प से बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस यूनिट को रिप्लेस करके डायमेंशन लिख दे रहे हैं। N2 इज इक्वल टू N1, डायमेंशन क्या होगा हमारा M1 L1 T1, नीचे भी होगा M2 L2 T2, और ये डायमेंशन हम लोगों ने अपने मन से मान लिया, M1 टू द पावर x, L1 टू द पावर y, T1 टू द पावर z। यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस को हम लोगों ने वेरिएबल माना हुआ है। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, M2 टू द पावर x, L2 टू द पावर y एंड T2 टू द पावर z। इसको हम एक लाइन और एक्सचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि M1 बाई M2 टू द पावर x, L1 बाई L2 टू द पावर y एंड T1 बाई T2 टू द पावर z। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कहते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है SI सिस्टम में। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G, इसका वैल्यू हमने लिखा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, SI सिस्टम में यह होता है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसको, इसी चीज को कन्वर्ट कीजिए कि क्या होगा किसमें, इन CGS सिस्टम में। मतलब ये कहा जाए कि N1 पता है, एक वैल्यू में, एक सिस्टम में वैल्यू कितना है वो पता है, दूसरे सिस्टम में वैल्यू क्या है वो निकालना है। वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 टू द पावर x, L1 बाई L2 टू द पावर y एंड T1 बाई T2 टू द पावर z। तो पहले तो हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का ये डायमेंशन पता होना चाहिए। अब यहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का अगर हम लोग डायमेंशन लिखें तो ये होता है m टू द पावर -1, L टू द पावर 3, T टू द पावर -2। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G का डायमेंशन हो गया m टू द पावर -1, L टू द पावर 3। और तो यहां हम लोगों के जो इक्वेशन में x, y, z जो अननोन था, जिसको हम लोगों ने वेरिएबल माना था, वो यहाँ पे पता है कि मास का डायमेंशन है 1,
मतलब x के जगह पे -1 लिखेंगे, लेंथ का डायमेंशन है 3 मतलब y के जगह पे 3 लिखेंगे, और टाइम का डायमेंशन है -2 मतलब z के जगह पे -2 लिखेंगे। अब आ जाइए फिर यहाँ पे हम लोग अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 और m1 बाई m2 टू द पावर -1, L1 बाई L2 टू द पावर 3, T1 बाई T2 टू द पावर -2। एक बार फिर से आपको जो फॉर्मूला में हमने XYZ माना था वो यहाँ पे XYZ नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमें वो डायमेंशन ऑलरेडी पहले से पता है। तो मास का जो डायमेंशन है वो मास के साथ, लेंथ का जो डायमेंशन है वो लेंथ के साथ, टाइम का जो डायमेंशन है वो टाइम के साथ। यही पैटर्न सारे कन्वर्जन में आपको फॉलो करना होगा। अब आ जाइए बाबू, n1 का वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और मास हो गया ऊपर। फर्स्ट वाला जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वाला जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है और सेकंड वाला जो सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है। तो ऊपर वाले सारे फर्स्ट सिस्टम का यूनिट लिखेंगे एसआई में और नीचे वाले सारे सेकंड का हम लोग यूनिट लिखेंगे सीजीएस में। आइए, मास का एसआई में किलोग्राम जबकि मास का सीजीएस में यूनिट होता है ग्राम एंड टू द पावर -1। उसके बाद फिर आ जाइए बाबू, लेंथ का एसआई सिस्टम में मीटर, फिर सीजीएस में सेंटीमीटर, पावर बाबू 3, फिर टाइम का सेकंड एसआई में भी और सीजीएस में भी सेकंड, पावर -2। ये तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। फिर आता है बाबू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। किलोग्राम को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम और 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 एंड द होल पावर -1। फिर मीटर को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर और नीचे है सेंटीमीटर, द होल पावर 3। ये बचा बाबू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। क्या बच रहा है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यहाँ 10 टू द पावर 3 एंड टू द पावर -1 तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3। यहाँ 10 टू द पावर 3 2 एंड टू द पावर 3 तो 2 3 6, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ बचिए 10, सबके बेस सिमिलर है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो -11 -3 मतलब -14 अब +6 तो -8 बचेगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 सीजीएस यूनिट। ये हमने लिख दिया है जब सीजीएस यूनिट हमें पता नहीं है तब। अगर ये सीजीएस यूनिट हमें पता हो तो लिख भी सकते हैं बाबू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। लेकिन इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि कोई जरूर नहीं कि सबका हमें पता हो। इस तरीके से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी लेकर के हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आप क्वेश्चंस बनाइए और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।